हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रशब्दी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं यूजीसी नेट कोड 55 के लिए पढ़ा रही हूँ। मैंने बहुत सारे अच्छे से नोट्स बना के रखे थे पहले से, तो आई थॉट कि आई शुड शेयर दैट टू ऑल अदर एस्पिरेंट्स दैट आर वर्किंग ऑन इट। एंड उसकी के साथ में आज मैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 कंप्लीट करने वाली हूँ। आई होप कि मैं ये पार्ट इसी में ही कंप्लीट कर दूँ ताकि हमें पार्ट 2 लेकर ना आना पड़े। उसी के साथ में आप बने रहिए क्योंकि मैं आपको टिप और ट्रिक्स जरूर बताने वाली हूँ कि हाउ टू मेक द नोट्स ऑल्सो, जैसे कि मैंने बनाए थे। और इसी के साथ में इसमें से 4 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, जो कि यूजीसी नेट के लिए फेवरेट है। तो ये जरूर आ सकते हैं आपकी इस एग्जाम में भी, तो बने रहिए एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। हिस्ट्री ऑफ बोनस स्टार्ट्स विद अ टेक्सटाइल मिल जिन्होंने ग्रांटेड किए थे 10% ऑफ वेजेस, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसी के बीच में उन्होंने वॉर के बीच में उन्होंने ये बोनस वाले जो सिस्टम है ना वो 1970 में लेकर आए थे। लेकिन ये बात अब क्या हुआ था 1950 में लेबर एप्लेंट। लेबर एप्लेंट का मतलब होता है कि जहां पे लेबर्स की अपील सुनी जाती है, या तो लेबर्स के जो अपील होते हैं ना उसका एक फुल डिटर्मिनेशन हुआ था बोनस को लेकर। लेकिन अब 19 कि 61 में 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राइपार्टाइट कमीशन बिठाई थी। ट्राइपार्टाइट कमीशन वो होते हैं जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे कि चेयरमैन हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर हो सकते हैं, एक थर्ड पार्टी भी होती है। ठीक है, तो 3 पार्टीज बिठाई जाती है। तो ट्राइपार्टाइट कमीशन जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिठाई थी ताकि तुम रिपोर्ट्स लेकर आ सको, तुम डॉक्यूमेंट्स लेकर आ सको, तुम पेपर्स बनाओ, हमें कॉम्प्रिहेंसिव बैनर में हमें बताओ कि हमें बोनस कितना देना है या कैसे देना है, कि एस्टेब्लिशमेंट में हमें कितना देना चाहिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने पता करी थी। So उन्होंने क्या किया था कि कंसिडर अ comprehensive manner a question for of the payment of bonus based on the profit to employee। प्रॉफिट होगा तभी तो हम बोनस दे पाएंगे ना सही से, इसीलिए एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट एंड टू मेक द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। ओके, उन्होंने फिर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी थी। इसी की तरह पे पेमेंट ऑफ बोनस बिल बनाया गया। बिल, ओके, बिल जो है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में दिखाया जाता है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेटिव मेजर्स होते हैं जहां पे लेजिस्लेशन बनते हैं। प्रेसिडेंट के बीच में प्रेसिडेंट वहां होते हैं और वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रिसीव किया था एसेंट। एसेंट का मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट वहां पे एक फॉर्मल अप्रूवल मिल चुका था। एसेंस का मतलब होता है कि एक फॉर्मल अप्रूवल मिल चुका था प्रेसिडेंट के साइड से ऑन 25 ऑफ सितंबर 1965। तो शुरुआत कहाँ हुई थी? 1961 में हुई थी, कि जहां पे ट्राइपार्टाइट कमीशन बिठाई गई थी। 25 सितंबर 1965 में यहां से हमें अप्रूवल मिला था। तो ये कौन सी डेट है? 25 सितंबर 1965। इट केम ऑन द बुक, मतलब जो एक स्टैट्यूट बुक होती है जहां पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को इमिटेड किया गया था, कि वो एक लेजिस्लेशन के बिहाफ में आ चुका था। ठीक है ना। बोनस, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, 25 सितंबर 1965। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आप हमेशा एक एक्ट होता है ना, उस एक्ट में आप हमेशा इस साइड में ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैंने बहुत अलग, जब भी जो भी वीडियोस बनाए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप जो भी एनैक्टमेंट डेट है, जो भी एनफोर्समेंट डेट है, आप यही हमेशा साइड में ही लिखेंगे। क्योंकि आप जैसे आप बोनस एक्ट पढ़ेंगे, आप जैसे मिनिमम वेज एक्ट पढ़ेंगे, आपको हमेशा पता रहेगा कि ये एनैक्ट कब हुआ था, ये एनफोर्स कब हुआ था। एनैक्ट और एनफोर्समेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। अब क्या इसमें भी शेड्यूल्स आते हैं? तो पहला क्वेश्चन यूजीसी का यहीं पे है कि ये कितने शेड्यूल्स के हैं। इसमें है 4 शेड्यूल्स। ओके, इसमें है 4 शेड्यूल्स एंड दीज 4 शेड्यूल्स आर गोइंग टू बी लाइक अ 4A, 4B, that is the computation of the gross profit for banking, and 4B for the computation of the gross profit non-banking. Third schedule, company and the other than a banking company. Then fourth schedule, set on and set off. ठीक है, कंपनीज। ओके, तो ये 3 शेड्यूल्स हैं जो कि आते हैं। फेवरेट क्वेश्चन सी है, एक अलग ही तरीके का फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। 4A 4B कंपनी अदर देन द बैंकिंग कंपनी, सेट ऑन एंड सेट ऑफ। ओके, अब बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के लिए अलग तरीके से एलोकेबल सरप्लस में कितना बोनस देना है वो बनाया गया है। ठीक है, अब हम आगे जब पढ़ेंगे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या है ना। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन। हम यहीं से अभी लॉ शुरू करेंगे, ज्यादा हिस्ट्री नहीं है।
हिस्ट्री सबसे ज्यादा हमें मिलती है फैक्ट्रीज एक्ट में, हिस्ट्री हमें सबसे ज्यादा मिलती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इतना ही हमें जितना हमें जरूरत है एज एन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना जरूरी है। नाउ शॉर्ट टाइटल का मतलब होगा कि ये एक्ट किस किस नेम से बुलाया जाता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इट एक्सटेंड टू द होल इंडिया। ये एक्सटेंड कहां तक होता है? होल इंडिया पे होता है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शॉल अप्लाई टू एवरी फैक्ट्री। बोनस है ना, तो एवरी फैक्ट्री and every other establishment in which 20 or more person are employed on an accounting year। अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है? जो उनके अकाउंटिंग जैसे उनकी क्लोज होती होगी, या उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस, उनके जो बैंकिंग के जो बुक्स होते हैं वो जिस दिन क्लोज होते होंगे, तो उस दिन के बाद से जो पहला डे होगा वहां से अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैसे कहते हैं कि बजट आने वाला है। ठीक है, तो जो बजट आता है उसके 1 अप्रैल के बाद से हम शुरुआत करते हैं एक नए बजट की। ठीक है, तो जो कंपनी वाले करते हैं, तो ये कहाँ अप्लाई कहाँ हो रहा है? एवरी अदर स्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन, ये याद रखना है कि ये टू एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट, नो नो नो, ओनली टू द 20 और मोर पर्सन दैट इज एम्प्लॉयड इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। एंड टू एवरी फैक्ट्री इन विच एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 20 और मोर पर्सन एम्प्लॉयड है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज क्लॉज 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर इन अ कॉर्पोरेशन? कोई भी कॉर्पोरेशन होती है उनके इसमें अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है? द ईयर एंडिंग ऑन द डे ऑन विच द बुक एंड अकाउंट्स, बुक एंड अकाउंट्स। आपको पता होगा फिनेंस वालों में से अगर आपने कभी भी पढ़ी होगी, तो बुक एंड अकाउंट्स जो होती है, जो कॉर्पोरेशन की होती है, वो जिस दिन क्लोज्ड होती है और जिस दिन बैलेंस्ड होती है, उसके नेक्स्ट डे से अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है। ठीक है, नाउ इन रिलेशन टू द कंपनी, कॉर्पोरेशन हो गया जहां पे बुक्स एंड अकाउंट्स है। कंपनी का मतलब क्या हो गया? द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी प्रॉफिट एंड द लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी लेड बिफोर इट इन एनुअल जर्नल मीटिंग। कब है ये? इनमें अब कंपनी में क्या याद रखना है आपको? प्रॉफिट एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जिस दिन ये पीरियड इनका खत्म होता है। ओके, कंपनी हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया। एंड इन एनी अदर केसेस, any other cases, the year commencing on the 1 April। जैसे कि में नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना कि जो जो ईयर जहाँ पे पहला शुरुआत होती है 1 अप्रैल, अप्रैल से हम लोग के तो स्कूल्स भी 1 अप्रैल से ही शुरू होते थे बचपन से ही, तो वैसे ही 1 अप्रैल से ही इनकी इनकी भी शुरुआत होती है, इनके कमेंसिंग की। ठीक है, न्यू न्यू बुक्स एंड अकाउंट्स बनाने की। इफ द अकाउंट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर thereof are closed and balanced on the day other than the 31st March। अगर 31st मार्च से पहले या कभी भी 31st मार्च से कभी भी उनकी बुक और उनका जो क्लोज्ड होता है अकाउंट और जो उनका बैलेंस होता है अकाउंट, अगर वो 31st मार्च से पहले हो रहा है, देन एन ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉयर द ईयर एंडिंग ऑन द डे ऑन विच इट्स अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑफ द बैलेंस। जिस दिन उनका हुआ है उसी दिन से उनकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, एज अ न्यू अकाउंट। ओके, तो आपको क्या याद रखना है? कॉर्पोरेशन में क्या है? बुक्स एंड अकाउंट्स है। कंपनी में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉसेस है। इन अदर केसेस में क्या है? जो कि 1 अप्रैल को होता होगा, या तो जिन्होंने 31 मार्च से पहले उन्होंने अगर कभी कभी जो भी क्लोज किया होगा, बैलेंस किया होगा, तो उनके लिए ये चीज अदर केसेस में आ जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड ना। 2 4 डेफिनेशंस में ही है सेक्शन नंबर 2 का 4 क्लास। व्हाट इट सेज, इट्स एलोकेबल सरप्लस। एलोकेबल सरप्लस का मतलब होता है यहीं से हमें हम बोनस देते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि यहाँ पे इनकम टैक्स और डिविडेंड्स ये सारी चीजें ना बहुत सारी कंफ्यूजिंग हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, इसीलिए इसको एकदम छोटे मैनर से समझने की ज्यादा कोशिश करना। आपको ज्यादा डीप डाउन जाके बात समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको समझना है तो आप रीडेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको से शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अब एलोकेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है ना कि जो हम ग्रॉस प्रॉफिट से हम अवेलेबल सरप्लस तक आते हैं। अवेलेबल सरप्लस हमें मिलता है जो कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना हमें निकालना है, टैक्स से निकालना है, हमें जितना गवर्नमेंट को देना होता है टैक्स, उसके बाद सब कुछ जो भी रॉ मटेरियल से पैसे लगेंगे जितना भी है वो सारे एक साथ निकाले जाते हैं। उसके बाद में जो अवेलेबल सरप्लस होता है उसमें से एलोकेबल सरप्लस निकाला जाता है, जो कि एक बेसिक सैलरी के साथ में बनाया जाता है एक एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो कितने एम्प्लॉय है उसके ऊपर एलोकेबल सरप्लस बनाया जाता है। तो अब जो नॉन बैंकिंग है, समझ लो दैट अदर देन द बैंकिंग कंपनी। ठीक है, अदर देन द बैंकिंग कंपनी, इनको कितना देना पड़ता है एलोकेबल सरप्लस? अगर इनको देना ही होगा तो अवेलेबल सरप्लस ऑफ
67% of available surplus. 67. तो अभी आपको क्या याद रखना है जब आपके लिए एग्जाम्स के लिए अगर होगा तो नॉन बैंकिंग 67%. ओके, फॉर नॉन बैंकिंग 67% of available surplus, and for banking or let's say in other cases 60%. बस ये ही दो चीजें जो आपको याद रखनी है, एलोकेबल सरप्लस, नॉन बैंकिंग अदर देन द बैंकिंग कंपनी, तो इट इज 67%. अदर इन अदर केसेस मतलब जो बैंकिंग कंपनी में आ जाएगी जो कि है 60% ऑफ द वेजेस. ठीक है, सॉरी, अवेलेबल सरप्लस. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू जस्ट रिमेंबर जस्ट टू थिंग्स फ्रॉम दिस होल स्लाइड. ओके, now appropriate government, section number 2(5), what it says कि appropriate government bonus act में किस तरह से define करी गई है, वो उसी तरह से define करी गई है जिस तरह से industrial dispute act में करी गई होगी as for the central government and the state government. okay, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं भी यहाँ पे याद दिला देती हूँ कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह से कवर अप किया गया है कि जिसमें रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आते होंगे, डोक लेबर आते होंगे, जिसमें ईएसआई आते होंगे, जिसमें बैंकिंग कंपनीज आती होंगी, ये सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंक्लूड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में. ठीक है, और इन एनी अदर केसेस में कौन आता है फिर हमारे लिए, जो है कि हमारे लिए है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू दिस कि सेक्शन नंबर 2(6) हमारे लिए क्या कहता है, इसको सेक्शन नंबर 2(6) को क्लाउस में बोलता है. ओके, तो अवेलेबल सरप्लस का मतलब है कि मींस अवेलेबल सरप्लस जो कि कंप्यूटेड मतलब कि जो कैलकुलेट की जाती है सेक्शन नंबर 5 में, इसी एक्ट में सेक्शन नंबर 5 में. सेक्शन नंबर 7, अवार्ड. अवार्ड को आपको बस समझना होगा, इसका क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता है लेकिन डेफिनेशंस में कभी भी कुछ भी आ सकता है. तो डेफिनेशंस क्या है इसकी कि ये एक फाइनल डिटर्मिनेशन है. अवार्ड का मतलब ये नहीं है जो हमें अवार्ड मिलते हैं और जो हमने अवार्ड से हम अवार्ड डेज देखते हैं वो वाले अवार्ड नहीं है ये अवार्ड ये है कि एक एक जैसे हम बचपन में हमें सर्टिफिकेट्स मिलते थे ना कि हमने आज बास्केटबॉल खेला है तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है कि लास्ट में कि हाँ हाँ ये इस बास्केटबॉल प्ले में थे, हमारे साथ में थे, ये रीजनल गए थे हमारे साथ, एक नेशनल गए थे, तो इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है. उसी तरीके से जब कोई भी कोर्ट में कोई भी केस जाता है, कोई भी हियरिंग चल रही होती है, तो जैसे कि जिस लेबर की हियरिंग चल रही है एम्प्लॉयर के साथ में, तो या तो वो लेबर कोर्ट जा सकती है या तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जा सकती है या नेशनल ट्रिब्यूनल जाते हैं. ठीक है, तो उस वहां से जो फाइनल डिटर्मिनेशन आता है उसे अवार्ड के नाम से जाना जाता है. किसके नाम से जाना जाता है, अवार्ड के नाम से, जिसको एक क्या कहते हैं, फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ देयर टू बाय एनी लेबर कोर्ट नेशनल ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. और ये आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से ही हमें ये सारी अथॉरिटीज मिलती हैं. ठीक है, ये अथॉरिटीज को आप कहाँ से दिखेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से ही हमें ये 3 अथॉरिटीज मिलती हैं. Other authority constituted under the corresponding law relating to the investigation and settlement of the industrial dispute in the state and includes the arbitration award. इसमें arbitration award भी आता है. Now, under the section number 10 and under this act. Okay, so इसका आपको बस award का मतलब ये समझ के याद रखना होगा. ठीक है. Now, section number 2(8), clause 8, that is banking company. बैंकिंग कंपनी का मतलब ये होता है कि डिफाइंड इन द सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग एक्ट. क्या हमें बैंकिंग एक्ट पढ़ने की जरूरत है, एज ऑफ नाउ नहीं. ठीक है, इसमें नहीं आता, लेकिन हमें बस पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 5 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंक्लूड करता है और जो सब्सिडियरीज बैंक इंक्लूड करता है, वो जो 1949 एक्ट से आई हुई है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 में जिस तरह से बैंकिंग कंपनी को डिफाइन किया गया होगा, उसी तरीके से बोनस एक्ट में भी उसको वैसे ही डिफाइन किया गया है. सेक्शन नंबर 2(9), that is company, means what, defined in the section 3 of the Companies Act 1956. 1956. क्या कंपनीज एक्ट का 1956 का एक्ट आपसे पूछा जा सकता है, एक्ट नहीं पूछते लेकिन ईयर पूछते हैं. ईयर याद रखना चाहिए आपको. ओके, कंपनीज एक्ट, सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इनके आपको नाम पता होना चाहिए. ठीक है, बस ईयर याद होना चाहिए आपको कि ये कब आए थे. तो 1956 हो गया हमारे लिए कंपनीज एक्ट. उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 2(10), दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है जहां पे एम्प्लॉय भी पैसा देता है और डीम टू बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. ओके, बस इसका ये ईयर याद रखना जरूरी है, ये और कंपनीज एक्ट का 1956. Section number 2(11), corporation means the body of cooperated establishment established by or under any central, provisional or the state act. सेंट्रल से आए हुए या तो स्टेट से आए हुए उसे कॉर्पोरेशन कहते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एनी कंपनी और द कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्या किसी कंपनी को और कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्लूड नहीं करती, कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल, प्रोविजनल और द स्टेट एक्ट से आती हो. ठीक है ना.
Now, Section 212, Clause 12, what it means the direct tax. आपको एक चीज बता देती हूँ कि इसमें ना इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन what it includes is more important. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में ये चार चीजें इंक्लूड होती है. ओके, बस आपको पहले ही नाम याद करना चाहिए. इनकम टैक्स एक्ट, सुपर प्रॉफिट टैक्स एक्ट जो कि बॉन्ड होता है जिसका गवर्नमेंट के साथ में कंपनीज का, वो कंपनीज प्रॉफिट जो कंपनीज के लिए होते होंगे, या उसमें से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये एनी लैक्स चार्जेबल अंडर दिस के मतलब ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स है जो एम्प्लॉयर को, जो कंपनीज को भरना पड़ता है एज एन इनकम टैक्स, उनको देना होता है, ये उनको उनको पे करना ही है, ऐसा वो डिक्लेयर्ड होता है. ठीक है, तो ये वो चीजें इंक्लूड करता है कि ये जो है डायरेक्ट टैक्स इन चार चीजों को इंक्लूड करता है. ठीक है, तो आपको बस इसके भी नाम याद करना बस इंपॉर्टेंट है. इसमें मेरे को नहीं लगता कि इसमें ईयर याद करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको ईयर भी याद हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इसमें से आपको इसके शेड्यूल्स याद होने चाहिए, उसके बाद में कंपनीज एक्ट और सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट के आपको ईयर याद होना चाहिए. ठीक है, अभी इसके बाद में सेक्शन नंबर 213, एम्प्लॉय. एम्प्लॉय क्या कहता है कि जैसे अदर देन द अप्रेंटिस. अप्रेंटिस का मतलब ये होता है कि जैसे जो जो यंगर्स होते हैं ना, जो अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत भी आते हैं. ठीक है, तो ये लोग क्या बोनस में एक्ट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं? नहीं हो रहे. अदर देन द अप्रेंटिस बोल रहे हैं. ठीक है, अप्रेंटिस employed on the salary or the wages not exceeding 21. तो अदर देन द अप्रेंटिस, ठीक है, जो भी पर्सन है, जो भी एम्प्लॉयड हो रहा है फॉर द सैलरी और द वेजेस नॉट एक्सिडिंग 21,000. ठीक है, इसी की तरह से आपको हर एक अलग अलग तरीके के वेज सीलिंग को याद रखना है, जो मिनिमम में है, जो पेमेंट ऑफ वेजेस में है, जो बोनस में है, जो ग्रेजुएटी में, इन सब की आपको अलग अलग तरीके से याद रखना है इनकी वेज सीलिंग. ओके, और एक एक साइड में जैसे ही वेजेस आपका कंप्लीट हो जाता है, यूनिट आपका सब कुछ, तो आपको एक साइड में लिख के रखना है कि इनकी वेज सीलिंग कितनी कितनी है. ठीक है, और ये इनके एनैक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट, ऐसे ही आपको याद रखना है. ठीक है, तो एम्प्लॉय कौन होता है? जो कि सैलरी और द वेजेस नॉट एक्सिडिंग 21,000 पर मेंशन इन द इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री में, एनी इंडस्ट्री, who do the work of what? Skill, unskilled, manual, supervisory, managerial, administrative, technical or the critical work. ठीक है, for hire or reward. For hire या तो रिवॉर्ड के लिए, whether in the terms of the employment be express or implied. ठीक है, बोली गई हो या बताई गई हो या लिखवा के दी गई हो, जैसे भी करी गई हो, उसको पैसे दे रहे हैं और वो बोनस एक्ट के अंतर्गत आ रहा है क्योंकि वो ये सारे काम करता है. ठीक है, now let's move forward with this. एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर अब कौन होता है? इसमें एम्प्लॉयर के आपको बस नाम याद रखना जरूरी है कि एम्प्लॉयर में कौन आता है. ठीक है, एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि इन रिलेशन टू द एस्टैब्लिशमेंट, किसी एस्टैब्लिशमेंट के रिलेशन में, इन विच द फैक्ट्री, जो एस्टैब्लिशमेंट है इज अ फैक्ट्री, उसमें ओनर, ऑक्यूपायर, मैं ये कर लेती हूँ, किसी फैक्ट्री में उसका ओनर, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री इंक्लूडिंग द एजेंट of such owner or occupier, legal representative of a deceased owner or occupier, where the person has been named as the manager of the factory, or any other establishment जो अथॉरिटी बिठाई गई होगी उनके बिहाफ में जो अल्टीमेट कंट्रोल कर रहा होगा अफेयर्स के लिए, वो हमारे लिए एम्प्लॉयर है. अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, जैसे कि ये है ओनर, ऑक्यूपायर एंड एजेंट. तो एम्प्लॉयर कौन है? ओनर, ऑक्यूपायर, एजेंट. मैं इसको कैसे याद रखती हूँ? ओ ओ ए ओके. और ऑफ सच ओनर, या तो कोई ऑक्यूपायर जिसका रिप्रेजेंटेटिव भी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, कि अगर ओनर की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ये हमारे लिए एक और है. ठीक है, एज एन अथॉरिटी हमारे लिए एक एम्प्लॉयर के साइड से. ठीक है, वैसे ही कोई अथॉरिटी है जिसने पहले से अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं इन एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट. किसी भी अथॉरिटी ने अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया होगा तो जो अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स देख रहा है एस्टैब्लिशमेंट के, वो हमारे लिए एम्प्लॉयर बन जाता है. ठीक है, तो आपको इस पूरे एम्प्लॉयर में क्या याद रखना है? ओ ए, दैट इज ओनर, ऑक्यूपायर, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसी के साथ में अथॉरिटी ऑफ द अदर अफेयर्स जो देखते होंगे. ठीक है ना. सेक्शन नंबर 215, एस्टैब्लिशमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में आती है मींस एन एस्टैब्लिशमेंट अदर देन द एस्टैब्लिशमेंट इन द पब्लिक सेक्टर. जो पब्लिक सेक्टर में नहीं आती होगी वो किस चीज में आती होगी? जो प्राइवेट सेक्टर में आती होगी. बस इसी तरह से इन्होंने डिफाइन किया है. सेक्शन नंबर 216,
क्लॉज 16। ओके, स्टैब्लिशमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अभी पढ़ा, अब पब्लिक सेक्टर क्या कह रहा है हमसे कि establishment in the public sector means establishment owned, controlled और managed। own हो रही है या तो controlled हो रही है या तो managed हो रही है। public sector की कोई establishment owned हो रही है, controlled हो रही है, managed हो रही है by a government, companies as defined on section number 16 of Companies Act, a corporation owned हो रही है, controlled हो रही है, managed हो रही है by a corporation in which not less than the 40% of its capital is held। किसी कॉर्पोरेशन, कोई कॉर्पोरेशन है जो कि ओन कर रही है किसी स्टैब्लिशमेंट को, तो वो कॉर्पोरेशन नॉट लेस देन द 40% ऑफ उसके कैपिटल्स को हेल्ड करती होगी, तब वो कॉर्पोरेशन उस स्टैब्लिशमेंट के लिए आती है कि वो उस चीज को ओन करती है। और बाय अ गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो आपको बस ये 40% याद रखना है, 40%। ठीक है, not less than the 40%, क्या याद रखना है, only not less than the 40%। सेक्शन नंबर 2, 17 फैक्ट्रीज शॉल बी द सेम मीनिंग एज द फैक्ट्रीज एक्ट में जिस तरह से फैक्ट्री को डिफाइन किया गया है उसी तरीके से बोनस एक्ट में भी उसको वैसे ही एप्लीकेबल किया गया है। सेक्शन नंबर 18, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मींस व्हाट इज बीइंग कैलकुलेटेड इन द सेक्शन नंबर 4, उसी के साथ में ग्रॉस प्रॉफिट जो सेक्शन नंबर 4 में जिस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैसा। इनकम टैक्स का मतलब है कि जो इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से आता होगा, डिफाइन किया गया होगा, वैसा ही यहाँ पे भी है। प्रिस्क्राइब का मतलब है कि जो चीज रूल्स में प्रिस्क्राइब करी गई है, क्या सारे काम सारे मैनर्स उसी में होते हैं कि नहीं होते हैं, दिस इज व्हाट इज मीन्स। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम, मतलब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ तो एकदम धर लेता है क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, एकदम धीरे धीरे से ताकि समझ में आए ना। सेक्शन नंबर 21, सैलरी और वेजेस मीन्स ऑल रेमिनेशन अदर देन द रेमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवर टाइम। मतलब यहाँ पे क्या चीज इंक्लूड नहीं हो रही है, अभी ओवर टाइम का बोला नहीं है इन्होंने। ठीक है, ओवर टाइम याद रखना। कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, मनी which would if the terms of the employment expressed or implied were fulfilled by the payable of an employee in respect of his employment or of the work done in such employment that includes a dearance allowance। क्या आ गया, DA, जो कि मम्मा और पापा को मिलते होंगे आपके। ठीक है, अगर मम्मा पापा जॉब पे हैं तो उनको डियरेंस अलाउंस मिलता होगा। ठीक है, तो डियरेंस अलाउंस जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, includes dearance allowance and all the cash payment by whether the name call paid to an employee on account that is raised in the cost of living। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, all remuneration and DA। okay, all remuneration and DA, all remuneration and DA, the money that is being paid to the employee on express or implied, तो वो जो चीजें है ना तो उसको क्या बोलते हैं, DA and remuneration। okay, सैलरी और वेजेस में अभी ये इंक्लूड है ना, बट डज नॉट इंक्लूड व्हाट, डज नॉट इंक्लूड व्हाट, जो जो याद है आपने कभी कहीं और से पढ़ा होगा तो प्लीज जस्ट रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर कि क्या क्या ये ऐड होता ही है। पेंशन नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, ग्रेजुएटी नहीं है, बोनस नहीं है। बोनस का मतलब है कि जो इंसेंटिव, प्रोडक्शन, अटेंडेंस के जो बोनस मिलते होंगे ना, वो वाला बोनस भी नहीं है, ट्रैवलिंग भी नहीं है, कोई हाउस एकोमोडेशन नहीं है, लाइट नहीं है, वाटर नहीं है, मेडिकल नहीं है, उसी के साथ में कोई एमिनिटीज नहीं है। तो बस ये ऐसी तो रटे रटे से है जो जो तुमको चाहिए ना, जो जो हमें जो प्राइवेट कंपनी से चाहिए होता है ना, कि नहीं है कम से कम लाइट के बिल तो तुम ही भर दो यार, कम से कम तुम वाटर बिल भर दो, ये सारी जो चीजें है ना जो हमें चाहिए होती है, जो हमें गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए एक्चुअली, तो ये सारी चीजें बोनस में इंक्लूड नहीं हो रही है। ठीक है, बोनस में इंक्लूडेड नहीं है ये सारी चीजें, तो कोई अलाउंस नहीं है, जैसे कि मैंने कहा हाउस एकोमोडेशन नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं है, बोनस नहीं है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड, क्योंकि इन सब चीजों के लिए अलग अलग लॉज है हमारे पास में। अगर आपको हाउस एकोमोडेशन चाहिए ना तो वो चीज आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं, वो आपको दे देंगे उसके लिए, लेकिन पैसे काटेंगे। ठीक है, पैसे कटते हैं उससे आपको देने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयर को पैसे लग रहे हैं ना आपको देने के लिए, तो वैसे ही वो आपके यहाँ से पैसे काटते हैं। तो कोई कमीशन पेबल बाय द एम्प्लॉई ऐसे टू द एम्प्लॉयर जो भी है, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होती है। तो जैसे मेरे को अभी जैसे रटाया गया, वैसे ही बोलते रहना कि हमें घर नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, हमें मेडिकल नहीं मिल रहा, हमें ये सारी चीजें बोनस में भी नहीं मिलती है। ठीक है, इजी है। डियरेंस अलाउंस एंड ऑल रेमिनेशन इंक्लूड होता है, बाकी सब कुछ भी इंक्लूड नहीं होता ना। सेक्शन नंबर 3, एस्टैब्लिशमेंट टू इंक्लूड्स डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग एंड ब्रांचेस।
स्टैब्लिशमेंट जो इंक्लूड करता है ब्रांचेस को भी, जो इंक्लूड कर रहा है अंडरटेकिंग को भी, जो इंक्लूड कर रहा है उसके किसी और अदर डिपार्टमेंट को भी। अब बोनस एक्ट जब देना होता है ना, तो ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अब जब बोनस देना है तो समझ लो कि मेरी एक कंपनी यहाँ है और मेरी कोई दूसरी कंपनी वहां है, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, उनके लिए अलग से थोड़ा बोनस बनाओ, नहीं हमें यहाँ पे थोड़ा अलग बनाना है, ऐसे नहीं हो सकता। कभी कभी यही चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बताती है या हमें बताती है कि ये जो सेम प्लेस है या डिफरेंट प्लेसेस है, ये सारी चीजें एक तरफ आ जाएगी, और वो कहती है कि नहीं हमें लगता है कि इसे सेपरेट ही रखना होगा, तो हम इसे सेपरेट ही रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, तो मैं इसको रीड आउट कर लेती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि वेयर एन एस्टैब्लिशमेंट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग, कोई एस्टैब्लिशमेंट है जिसके पास में डिफरेंट डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग्स है और अदर ब्रांचेस है, वेदर सिचुएटेड इन सेम प्लेसेस, वहीं पे है या तो फिर कोई डिफरेंट प्लेस में है, all such department undertakings shall be treated as a part of the such same establishment। मेरी तो establishment है और मेरा कोई मेरी मेरी एक कंपनी है, वहीं पे मेरी कोई दूसरी भी कंपनी है, मेरा कोई दूसरी ब्रांच है, कोई सब्सिडीज है, वो भी मेरे साथ ही आएगी, इस कंपनी के साथ ही आएगी, ठीक है। तो पर्पस ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ द बोनस, जब बोनस बनाना होता है तो हम उसको भी लेंगे, सब्सिडी को भी लेंगे और मेरी कंपनी को भी लेंगे, ठीक है, जो कंपनी यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये एक साइड हो गई, एक साइड की बात हो गई। प्रोवाइडेड दैट वेदर वेयर ऑन एनी अकाउंटिंग ईयर अ सेपरेट बैलेंस शीट or the profit or the loss accounts are prepared and maintained in the respect of any such department or undertaking, then such department undertaking or the shall be treated as a separate establishment। समझ लो, मेरी कंपनी है, प्रश स्टैब्लिशमेंट है, और एक दूसरी प्रश स्टैब्लिशमेंट है, लेकिन उसकी जो बैलेंस शीट है, जो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो अकाउंट्स है, वो सारी चीजें अलग तरीके, अलग डेट को क्लोज होती होगी। मेरी जो कंपनी का है, यहाँ वाली कंपनी का, वो अलग तरीके से होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बोला गया है कि आप सेपरेट स्टैब्लिशमेंट को अलग तरीके से ट्रीटेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अकाउंटिंग लॉस और ये सब कुछ जो भी आपका, अगर अकाउंटिंग ईयर भी अलग होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये दो अलग चीजें बताई गई है, ओके ना। सेक्शन नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो हमें मिला है पूरे अकाउंटिंग ईयर में, अब उसका हम लोग निकालेंगे कि कितना ज्यादा अवेलेबल सरप्लस निकलेगा, उसको कैलकुलेट करेंगे, टैक्स वैक्स जितना भी है सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्या हुआ कि स्टैब्लिशमेंट में यहाँ पे 4A दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये रहा 4 और ये रहा A, ये है फर्स्ट शेड्यूल में। जिस तरह से इन द केस ऑफ द बैंकिंग कंपनी जो कैलकुलेटेड होगा वो फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से होगा। और ये जो फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, ये ना आप कभी भी आपको जैसे टाइम मिले ना, आप ये सारी चीजें ना, इंडिया कोड करके जो एक वेबसाइट है, आप वहां पे जाना, आपको हर एक चीज वहां पे मिलेगी, ठीक है। या तो आप बस ऐसी बोनस एड भी डाल देना, आप किसी भी पीडीएफ में जाओगे, आप सबसे लास्ट में जाना, आपको वहां पे उनके कंपटीशन के मिलेंगे कि हाँ हम इतना इतना बोनस होता है तो इतने इतने बोनस में कितना दे सकते हैं, इसको सेट ऑन और सेट ऑफ की डिजिट समझा है उन्होंने, उन्होंने लॉ के हिसाब से उन्होंने बना के दिया है हमें लिस्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल में जिस तरह से दिया होगा वैसे उस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। आप एक्ट में जाके देखना, यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकती वो क्योंकि इरेलेवेंट हो जाएगा मेरे लिए अभी यहाँ पे। एंड बी इज फॉर द 4B, ओके 4B। 4B इन अदर केसेस, ठीक है, जो नॉन बैंकिंग होगी वो सेकंड शेड्यूल के हिसाब से करेगी, अदर केसेस, ठीक है। ये भी उन्होंने जो कैलकुलेट कैसे करना है वो भी वहां पे उन्होंने लॉ में लिख के रखा है, ठीक है। आप अगर आप पीडीएफ को देखना होगा तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट शेड्यूल 1 के लिए जिस तरह से बैंकिंग कंपनी के लिए बताया होगा तो वो फर्स्ट शेड्यूल में आता है 4A, और सेकंड इसके लिए जो कि नॉन बैंकिंग है उसके लिए 4B में दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल, ओके। तो कैसे कैलकुलेट करना है उनके लिए वैसे दिया। सेक्शन नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ द अवेलेबल सरप्लस, computation of the available surplus। First thing, available surplus in respect of any accounting year shall be the gross profit for that year, that deducting there from the sum referred in the section 6। अब एकदम सिंपल समझाती हूँ। सेक्शन नंबर 4 है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 है, अभी आएगा आगे जाके, जिसमें हमें डायरेक्ट टैक्स डिडक्शन हमें सब कुछ करना पड़ता है, 6 एंड 7 इक्वल्स टू अवेलेबल सरप्लस। सब कुछ निकलने के बाद हमें अवेलेबल सरप्लस मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेक्शन 6 हमारे लिए जो डिडक्टेबल है, टैक्स है, सब कुछ है, सब कुछ निकालेंगे, इक्वल्स टू हमें अवेलेबल सरप्लस मिलेगा,
ठीक है, लास्ट में हमें अवेलेबल सरप्लस मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर आफ्टर द डिडक्टिंग द देयर फ्रॉम द सम ऑफ रेफर्स टू द सेक्शन नंबर 6। अभी जो आगे पढ़ेंगे वो है, आप सब कुछ डिडक्ट करोगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, आप सेक्शन नंबर 6 सेक्शन नंबर 7 जो भी डिडक्टेबल टैक्सेस है आप वो सब माइनस करोगे, सब कुछ हटाओगे, फिर जाके हमें अवेलेबल सरप्लस मिलेगा। द अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंसेस बिटवीन इन द डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेटेड, देखो डायरेक्ट टैक्स आ गया। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 सेक्शन नंबर 7 यही कहता है, जो डायरेक्ट टैक्स हमें कट करना है डिडक्टेबल है जितना भी अमाउंट इक्वल्स टू द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द इक्वल फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। तो आप वो सब माइनस करोगे। The direct tax calculated in accordance with the provision of the section number 7 in the respect of the amount equal to the gross profit of the employer for the such preceding accounting year, and after the deducting the amount which the employer has paid and liable to the pay to his employee of this provision act। अब यहाँ पे क्या बोला है, आप डायरेक्ट टैक्स काट रहे हो, आप सेक्शन नंबर 6 के जो डिडक्टेबल है वो आप काट रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट जितना है आप उसमें से माइनस कर रहे हो, आप जितने भी लाइबल हो, आप जिस चीज के लिए भी लाइबल हो, आप एम्प्लॉय को भी उस एम्प्लॉय को देने के लिए इस प्रोविजन के हिसाब से आप तब जाके दोगे। ठीक है, आप ये सब पहले डिडक्ट करोगे, उसी के बाद आप उस एम्प्लॉय को जाके अपने बोनस दोगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 अवेलेबल सरप्लस कैसे बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेक्शन नंबर 6 सेक्शन नंबर 7 एंड देन हमें मिलेगा इक्वल्स टू अवेलेबल सरप्लस। सेक्शन नंबर 6 सम डिडक्टेबल फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। द फॉलोइंग सम ओके सम shall be deducted from the gross profit as prior, namely prior का मतलब है कि पहले ही, जैसे ही आ जाए। अब ये हम लोग इसको पहले माइनस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है, ऑफ द इनकम टैक्स। अगर ये चीज वहां पे एप्लीकेबल हो रही है तो आप वहां पे पहले इस चीज को निकालेंगे, इस चीज का अमाउंट निकालेंगे कि आपको इनकम टैक्स कितनी कितनी भरनी पड़ रही है। ठीक है, एज अमाउंट द वे ऑफ डेवलपमेंट रिबेट और द इन्वेस्टमेंट, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी थी या आपको लगता है कि आपको कोई डेवलपमेंट अलाउंस देनी है, आप किसी चीज के लिए एंटाइटल है कि आपको उसके लिए पैसे आपको काटने पड़ेंगे, तो आप वो भी डिडक्ट करोगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 7, मतलब जो अभी आने वाला है, अभी फिर से डायरेक्ट टैक्स विच द एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स उसको भरना पड़ता है वो, एंड इनकम प्रॉफिट एंड द गेन्स ड्यूरिंग दैट ईयर, उसने कितना प्रॉफिट पाया, ये सब कुछ उसको वहां पे दिखाना पड़ता है। सच द फर्दर सम, जो भी अदर सम्स होंगे जो उसको भरने पड़ते हैं, एम्प्लॉयर को दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो उस अकॉर्डिंग से वहां पे भरेगा। ठीक है, तो आपको इस पूरे इसमें से क्या याद रखना है, मुझे जितना लगता है सिर्फ आपको नाम याद रखने की कौन से टैक्स वहां पे कट रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अगर उसको करनी है, उससे कोई डिडक्शन, उसको कोई डिडक्ट करना है कि मैंने कहीं से लाइबिलिटी, मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी थी तो हमें एज एन कंपनी के लिए, तो वो वहां से उसको डिडक्ट होगा। अगर एम्प्लॉयर को इनकम डायरेक्ट टैक्स भरनी होती है, इनकम प्रॉफिट और गेन्स कितना हुआ इसको वो भी दिखाना होता है ऑफ दैट ईयर, तो वो भी वो चीज डिडक्ट करेगा, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 में सम्स जो डिडक्ट होते हैं। ठीक है, now, section number 7, that is calculation of the direct tax payable by the employer. Direct tax का मतलब ये होता है कि जो ऑफिस है, जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो डायरेक्टली अपने टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोल रहे, डायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज पेबल है टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, लेकिन जब टैक्स भर रहे होते हैं तब क्या हो रहा होता है, तब उन्हें क्या चीज इंक्लूड करनी है और क्या चीज नहीं करनी है, वो यहाँ पे भी स्पेसिफिकली बता दिया। एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर शॉल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस, जो प्रोविजंस यहाँ लिख गए वो सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजंस होने चाहिए। एट द कैलकुलेटेड एट द रेट्स एप्लीकेबल टू द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ दैट ईयर, इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ दैट ईयर। ठीक है, उस ईयर के लिए, जिस ईयर के लिए वो भर रहे हैं ना, उसी ईयर के लिए, लेकिन उस ईयर में जब वो कर रहे हैं तो वहां चीज क्या इंक्लूड नहीं होगी बोल रहे हैं। दैट इज calculating such tax, no account shall be taken off, कोई ऐसा अकाउंट नहीं लिया जाएगा जहां पे लॉस इंकर्ड हुआ है बाय द एम्प्लॉयर इन एनी ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। किसी प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में जब उसे लॉस इंकर्ड हुआ था तो वो इस वाले अकाउंटिंग ईयर में काउंट नहीं किया जा रहा है। उसके बाद बोला है कि अगर कोई डेप्रिसिएशन विच द एम्प्लॉयर इज एंटाइटल्ड टू एड, वो भी इस चीज में अकाउंट में नहीं आएगा।
दूसरा कि अगर कोई इनकम टैक्स में और ऑफ एनी डिडक्शन विच ही इज एंटाइटल्ड टू, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा ना। ना ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन नंबर 4, बहुत इजीली अब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन नंबर 4 से माइनस विथ हम लोग क्या माइनस करेंगे, सम्स, जो कि सेक्शन नंबर 6 है। डायरेक्ट टैक्स जो कि है सेक्शन नंबर 7। उसके बाद माइनस होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, अवेलेबल सरप्लस मिल रहा है, जो कि ये सेक्शन नंबर 5। उसी के साथ हमें अब अवेलेबल सरप्लस के बाद अब हमें एलोकेबल सरप्लस मिलेगा। अब एलोकेबल सरप्लस में परसेंटेज जितना निकालना होता है, जैसे बैंकिंग के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए वो लोग परसेंटेज निकालेंगे, और उस परसेंटेज पे क्या मिलेगा हमें, 60% हम बैंकिंग के लिए निकालते हैं, 67% हम नॉन बैंकिंग के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो जो जो इस पे आते होंगे, एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आते होंगे, वो लोग इस परसेंट को निकालेंगे एलोकेबल सरप्लस में। ओके, इसे सिंपल में अभी समझाने की बहुत मैंने कोशिश करी है। आई होप यू विल गेट अंडरस्टूड। क्या आपको सेक्शन नंबर 6 और 7 को बहुत ही अच्छे से डीप डाउन समझने की जरूरत है? फॉर माई व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो डायरेक्ट टैक्स के बारे में बोला गया है बस उतना ही याद रखो। ठीक है, अगर बोला गया कि कॉर्पोरेशन नॉट लेस देन द 40% को एंटाइटल होना चाहिए, तो बस उतना ही याद रखो। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एवरीथिंग कि जो पूरा है वहां उतना डीप डाउन नहीं पूछता और यूजीसी। ठीक है, अगर आपको लगता है पीएसयूज में भी पूछेगा, तो पीएसयूज में भी थोड़ा सा यहाँ पे कम रखते हैं। जब जब बातें इन चीजों पे आती है ना, जो सेक्शंस पे आती है, इन थोड़ा सा कम रखते हैं। वो आपकी थ्योरी पार्ट को ज्यादा समझने की कोशिश करता है। तो इतना इतना डीप इज नॉट नॉट इनफ। आपको जितना भी समझ में आ रहा है उतना काफी है। उसी के साथ में अवेलेबल सरप्लस में क्या चीज आती है वो समझने की कोशिश करो। एलोकेबल में क्या चीज ये है, 60 या 67%, बस इतना याद रखने की कोशिश करो। हाँ ना, अब एलिजिबिलिटी फॉर द बोनस, अब सारा इनकम टैक्स और वो टैक्स सब खत्म हो गया यहाँ से। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पीवाईक्यू, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द पीवाईक्यू। एलिजिबिलिटी फॉर द बोनस क्या है, एवरी एम्प्लॉयर जो है और जो एम्प्लॉई है, ठीक है, जिस इंडस्ट्री में है, वहां पे एम्प्लॉय को काम करना पड़ता है। कितने दिन के लिए उसके काम करना पड़ेगा ताकि उसको बोनस मिले, उसकी एलिजिबिलिटी बन जाए कि उसे बोनस मिल सकता है करके। सो उसे कितने दिन के लिए काम करना है, नॉट लेस देन 30 वर्किंग डेज इन दैट ईयर। तो अगर आपके इसमें ऐसा लिखा है कि 1 मंथ पे अगर उसने काम किया, तो क्या ये सही है? नो। जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज में याद रखेंगे, दैट इट इज नॉट लेस देन 30 वर्किंग डेज इन दैट ईयर। 30 है, 31 नहीं है, 1 मंथ नहीं है, 29 नहीं है, 30 डेज लिखा है, तो आप 30 डेज में ही याद रखना। क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि 1 मंथ भी है कि नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर इन द एलिजिबिलिटी फॉर द बोनस इज अ वर्किंग डे इन दैट ईयर। ओके, नाउ not entitled to pay to his employer in accounting year bonus is accordance with the provision of this act, provided that he was worked in the establishment for not less than 30 working days in that year. This is the PYQ. ना सेक्शन नंबर 9, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द बोनस। डिस्क्वालिफिकेशन कब होगी, जब उसको बोनस नहीं मिल रहा है। उसको डिस्क्वालीफाई क्यों हो गया वो, क्योंकि अगर उसने कोई गलत काम किया होगा, जैसे फ्रॉड कर लिया, कोई थीफ बन गया, या कोई वॉयलेंट कर दिया उसने बिहेवियर, या किसी स्टैब्लिशमेंट प्रीमाइसेस में कोई गलत कर दिया काम उसने जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, कोई मिसबिहेवियर कर दिया, या तो उसने प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, ऐसा। नाउ पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस, सेक्शन नंबर 10, दिस इज द पीवाईक्यू। मिनिमम बोनस अब कैसे होता है, देखो, अब एलोकेबल सरप्लस बन गया हमारा, ठीक है, 60% और 67%। ये तो वो परसेंट वो लोग कैलकुलेट करते कि इतना निकालना है हमें। ठीक है, अब पता चला कि हमें मिनिमम बोनस कैसे देते हैं, तो 8.33%। ठीक है, 8.33%, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 8.33% और 100 रुपीज, जो भी हायर होगा ये हम देते हैं एम्प्लॉय को। ठीक है, एम्प्लॉयर देता है हमें उस अकाउंटिंग ईयर के लिए एम्प्लॉय को। ठीक है, तो अगर समझ लो कि अब 8.33 अपॉन 100 इंटू उसकी सैलरी, जो भी वेज सीलिंग बनाई गई होगी वो सैलरी, इंटू 12 उस अकाउंटिंग ईयर के लिए, उसको उतने जितना भी आएगा उसको उसका बोनस मिलेगा। ये उसके लिए मिनिमम बोनस हो गया। मिनिमम बोनस कितना है, 8.33%। इतना इसको कैलकुलेट करना है उसके सैलरी के साथ में। 60% तो वो है कि उसे निकालना है 60% एलोकेबल सरप्लस, और वहां से 8.33 इंटू करके सैलरी से इंटू 12 करके उसको देना है एम्प्लॉय को। आई होप यू गेटिंग इट। नाउ
जो एम्प्लॉय है, समझ लो अब कोई एम्प्लॉय है जिसने नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर्स, मतलब उसने 15 साल की उम्र को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, ऑफ द एज एंड बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, वो और वो अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्या उसको 100 रुपीज मिलेंगे? नहीं, वहां पे वो वर्ड को जो है सब्सटीट्यूट कर दिया गया है 60 से। तो दिस इज अ PYQ कि who has not completed the 15 years into the bonus minimum bonus act, so he shall be entitled to how much of rupees, that is 60 rupees, okay, उसे 60 rupees मिलेंगे उस अकाउंटिंग ईयर के लिए। एंड सेक्शन नंबर 11, पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस। अभी तक हमने मिनिमम पढ़ा कि जो है 8.33% और 100 रुपीज विच एवर इज हायर। अब मैक्सिमम बोनस का मतलब होता है कि समझ लो कि उस एलोकेबल सरप्लस को बहुत अच्छे से वो एग्जिस्ट कर रहा है, कि एग्जिस्ट कर रहा है कि वो अमाउंट ऑफ द मिनिमम बोनस से भी ज्यादा हो रहा है, समझ लो। और समझ लो कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से उनका बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, कि वो अब थोड़ा मैक्सिमम तक जा सकते हैं। तो जो भी सैलरी और वेज अर्नर एम्प्लॉय होगा उस अकाउंटिंग ईयर में, वो सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम है 20%, ठीक है। ये रेंज है। अब ये चीज समझ में ना, क्या वो 20% ही देंगे? नहीं, वो 19% भी दे सकते हैं, पर ये एक रेंज है कि टू 8.33% से 20%। एज मच आई नो, ये एक रेंज बन गई है कि इसके बीच में आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो अमाउंट है वो बहुत अच्छा हो गया है कि आप इतना पे कर सकते हैं उन्हें, तो आप 20% तक उनको पे कर सकते हो, और उनके सैलरी और वेजेस के हिसाब से कैलकुलेट करके, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम बोनस। एंड द लास्ट, इन द कंप्यूटिंग द एलोकेबल सरप्लस अंडर द सेक्शन, ठीक है, हम कर रहे हैं, समझ लो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो द अमाउंट सेट ऑन और द सेट ऑफ अंडर दिस प्रोविजन 59 शॉल बी टेकन इनटू द अकाउंट। अभी ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये सेट ऑन और ये सेट ऑफ क्या है, ठीक है। ये चीज भी उनको अकाउंट में लेनी पड़ती है, तभी जाके वो 20% दे सकते हैं, ठीक है। सेट ऑन एंड सेट ऑफ सेक्शन नंबर 15 में आता है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा ना। हाँ, so सेक्शन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ द बोनस विद रिस्पेक्ट टू द सर्टेन एम्प्लॉय। सर्टेन एम्प्लॉय पे ध्यान देना कि वो क्या कह रहा है। एक कोई सैलरी है और कोई वेज है एक एम्प्लॉय की, जो कि सर्टेन एम्प्लॉयज में, जैसे सर्टेन एम्प्लॉयज में आते हैं जिनकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस जो है वो 7,000 से ज्यादा जाती है, ठीक है। 7,000, ओके, 7,000 जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाई है, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से बनाई होगी। अगर कोई भी ऐसी सैलरी जो कि 7,000 और 7,000 से थोड़ी ज्यादा भी आती है, तो वो उसके लिए बोनस इस तरह से सैलरी 7,000 लेके ही बनाई जाएगी, ठीक है। 7,000 से उसकी सैलरी कैलकुलेट करी जाएगी, भले ही उसकी 7,000 से थोड़ी ज्यादा ही आती होगी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, भले ही आती होगी, लेकिन स्टिल जब उसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो वो 7,000 के हिसाब से ही किया जाएगा, ठीक है। 7,000, उसके बाद उसकी सैलरी 7,000 इंटू 8.33 अपॉन 100 इंटू 12, ठीक है, ऐसे किया जाएगा। मैंने ऐसे फॉर्मूला बोल दिया, आप उसको पॉज करना और आप अपनी कॉपी में लिख लेना ना। सेक्शन नंबर 13 की क्या चीज रिडक्शन में आएगी। अब समझ लो कि कोई प्रपोर्शन है जो कि हमें रिडक्शन करना है, तो क्यों रिडक्शन करना है, समझ लो कि एक एम्प्लॉय है जिसने वर्क नहीं किया है उस अकाउंटिंग ईयर में, जितनी उसकी कंडीशन थी उस कंडीशन के हिसाब से उतना काम नहीं किया था, उसने उतने दिन का काम नहीं किया था। लेकिन जब उसका हम वेज सीलिंग के साथ में 7,000 इंटू 8.33 अपॉन 100 इंटू 12 जब हम उसका कर रहे थे, तब हमें पता चला कि उस या तो वो 100 रुपए कमाएगा, 100 रुपए का उसको बोनस मिलेगा, तो 60 रुपीज का उसको मिलने वाला था, ठीक है। तो 100 और 100 जो उसका मिनिमम बोनस था, उसके हिसाब से अगर हम कर रहे हैं, तो जब 8.33 हम लोग उसका इंटू करेंगे उसका सैलरी के साथ में, तो अगर समझ लो कि वो उससे भी ज्यादा आ रहा है, जो कि एक्चुअली नहीं आना चाहिए, ज्यादा आ रहा है, उसके वर्किंग डेज से भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वो चीज रिड्यूस कर दी जाएगी, ठीक है। शॉल बी प्रोपोर्शनली रिड्यूस्ड, ओके, वो चीज रिड्यूस करी जाएगी। नाउ सेक्शन नंबर 14, कंप्यूटेशन ऑफ द नंबर ऑफ द वर्किंग डेज। क्या कहता है कि नंबर ऑफ द वर्किंग डेज का मतलब ये है कि वो तो 30 डेज जो हमने पढ़े थे ना, वो वर्किंग डेज पे क्या आना चाहिए, ठीक है, और क्या हो सकता है वर्किंग डेज। लेकिन अब ये बोल रहा है कि अगर समझ लो जो एम्प्लॉई है वो लेड ऑफ हो गया, ठीक है, वो लेड ऑफ हो गया, तो क्या वो वर्किंग डेज में उसको नहीं गिना जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भले ही वो लेड ऑफ था स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द 1946 के अंतर्गत, या तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत, या तो कोई और लॉ उस पर एप्लीकेबल होता, उसी किसी भी वजह से, उस एग्रीमेंट की वजह से, उस परमिशन की वजह से अगर वो लेड ऑफ भी होता है, तब भी वो वर्किंग डेज में गिना जाएगा। उसके बाद अगर वो लीव पे था, जो जिसपे उस लीव पे उसको सैलरी और वेजेस मिल रहे थे, तब भी वो वर्किंग डेज में गिना जाएगा।
उसी के बाद में अगर वो एब्सेंट था ड्यू टू द टेम्परेरी, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की वजह से, उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच में उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें भी उसको वर्किंग डेज में ही गिना जाएगा। एन एम्प्लॉय हैज ऑन द मेटर्निटी लीव, जो विमेन है अगर वो मेटर्निटी लीव पे है, तो सैलरी और द वेजेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ना सेट ऑन एंड सेट ऑफ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम अच्छे से समझाऊंगी। दैट इज सेट ऑन। ऑन मीन्स दैट सेट ऑन मतलब बहुत अच्छे दिन, सेट ऑफ मतलब मैं ऑफ हूँ, माई वर्क इज ऑफ, ठीक है, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सेट ऑन का मतलब ये होता है कि एक एलोकेबल सरप्लस जो अकाउंटिंग ईयर में बनता है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट हमें पेबल करना होता है। अब ऑन का मतलब ये है कि द एक्सेस शॉल, सॉरी यहाँ से बताती हूँ, वेयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर द एलोकेबल सरप्लस exceeds the amount of the maximum bonus payable, then the excess shall subject on the limit of the 20%, जो कि हमें देना होता है 8.33 और 20%, ये तो उनकी रेंज है, ठीक है। तो अगर 20% तक वो दे सकते हैं, तो नाउ अब क्या हुआ कि समझ लो कि फिर भी अमाउंट जितना उसका पैसा जमा हुआ था, अगर वो फिर भी रह जाता है उनके पास में, तो ये उन पैसों का क्या करेंगे, क्या फिर से बांटेंगे? नो नो नो, ये नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर आपका मैक्सिमम बोनस 20% देने के बाद भी बच गया, ठीक है, बच गया, 8.33 देने के बाद भी बच गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप उस चीज को फोर्थ ईयर ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फोर्थ अकाउंटिंग ईयर तक लेके जा सकते हो, 4 साल, ठीक है। 4 साल तक आप उसको थोड़ा आगे 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 लेके चल सकते हो, ताकि आप नेक्स्ट ईयर पे ये चीज और इंक्लूड कर लो और आप उनको और बोनस दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोलिए, तो कितने साल तक आप उसको सक्सेसिव कर सकते हो, आप उसको सक्सीडिंग ईयर तक लेके जा सकते हो, 4 सक्सीडिंग ईयर्स तक, फोर्थ अकाउंटिंग ईयर तक आप उसको लेके जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया सेट ऑन, जब आपका मैक्सिमम बोनस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे अच्छे दिन आ गए, मेरे अच्छा वो आ गया, तो ये जब जब हो रहा है तो 20% आप दे दो, आपके पास फिर भी बहुत सारा बच गया, आप उसको रखो, 4 ईयर्स तक आप इसे रख सकते हो, ठीक है। इससे इससे कोई बड़ी लिमिट नहीं है, 4 ईयर्स है। सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपने, there is no available surplus or the allocable surplus in respect of the year falls short of the amount of the minimum bonus। जो मिनिमम बोनस हमें देना था, जो हमें मैक्सिमम देना था, जो भी हमें देना था बोनस, उस अमाउंट तक का भी पैसा नहीं बचा उनके पास में, उसको उतना देने के लिए भी पैसा नहीं है उनके पास में, क्योंकि उनका ऑफ चल रहा है काम, अभी उनका ऑफ चल रहा है काम। तो फिर देर इज अ नो अमाउंट फॉर द सफिशिएंट अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड और द सेट ऑन विच कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट ऑफ द मिनिमम बोनस। तो वो नहीं दे पा रहे हैं, उस पर्पस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो क्या हो सकता है, इस चीज को वो फोर्थ अकाउंटिंग ईयर के मैनर तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये फोर्थ शेड्यूल है, अगर आपको याद होगा तो फोर्थ शेड्यूल है ये, सॉरी शेड्यूल शेड्यूल बोलती रहती हूँ, फोर्थ शेड्यूल है ये, जो कि है सेट ऑन एंड सेट ऑफ, ठीक है। सेट ऑन का मतलब फिर से बता रही हूँ, जो कि बहुत अच्छे अच्छे दिन है, मैं पैसे दे सकती हूँ 20% तक, तो मैं दे ही सकती हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं फोर्थ ईयर तक भी उसको लेके जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बोनस बच गया है, इतना पैसा मेरे पास बच गया, मैं इसे फोर्थ ईयर तक लेके जा सकती हूँ। सेट ऑफ का मतलब है कि मेरे पास मैक्सिमम बोनस नहीं है, उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं बचे, आई हैव टू डू समथिंग, अब मेरा ऑफ चल रहा है काम, तो आप उस चीज को फोर्थ ईयर तक लेके चल सकते हैं, लेकिन आपको अब तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में 4 4 ईयर्स के लिए है, लेकिन आपको याद करना है कि सेट ऑन का मतलब ये है कि आपके पास बच गया था, आपने उसको बचाया है ना। सेक्शन नंबर 16 जो कि है स्पेशल प्रोविजन, यहाँ पे आपको ईयर्स याद रखने हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है इसमें ना। समझ लो कि वेयर एन एस्टैब्लिशमेंट न्यूली सेटअप हुई है, कोई स्टैब्लिशमेंट है जो कि अभी अभी सेटअप हुई है, मेरी कंपनी है, मेरी प्रश कंपनी है, जो कि अभी अभी सेटअप हुई है, और मैं 5 ईयर्स तक, फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स तक मैं एलिजिबल हूँ कि मैं प्रॉफिट अभी नहीं दे, मुझे अभी पैसे देने की या मुझे अभी बोनस देने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है। लेकिन ये कंपनी एक्चुअली किसके लिए, गवर्नमेंट, ओके, पब्लिक ना। अगर 5 अकाउंटिंग ईयर्स फॉलोइंग द अकाउंटिंग ईयर इन विच द एम्प्लॉयर सेल्स गुड्स प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय द रेंटर सर्विस, अब उस बंदे को, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में, स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में उनको प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जिस ईयर में उनको प्रॉफिट हुआ है, वो उसी टाइम पे कोई परसेंट लगा के 8.33% या तो 20% का जो है एम्प्लॉय को दे सकते हैं।
अगर उनको इन स्टार्टिंग 5 इयर्स में उनको कहीं पे भी प्रॉफिट हुआ तो वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या कहती है कि जैसे कि फॉर द 6th एंड द 7th अकाउंट, 5 साल हो गए, 6th एंड द 7th अकाउंट में क्या होगा कि सेट ऑन एंड सेट ऑफ का जो कंडीशन है वो उनपे लग जाएगा कि आपको सेट ऑन देना है या तो सेट ऑफ कर सकते हो। सेट ऑन का मतलब आप मैक्सिमम दे सकते हो, सेट ऑफ का मतलब है कि अगर नहीं चल रहा है तो आप मिनिमम दे सकते हो। तो for the 6th accounting year, set on or the set off may case 4th schedule, 7th चल रहा है तो set on and set off may in the shall be the made in the manner in the account of the excess of the deficiency, and in the case of the allocable surplus, set on and set off in the respect of the 5th, 6th and 7th accounting year. ठीक है, 6th और 7th accounting year पे आपको set on and set off मिलेगा ना। From the 8th accounting year following accounting year in which the employer sells good produced, manufactured by in and rented may be in such establishment, the provision of the section 15 shall apply in the relation to the establishment. Okay? जैसे ही 8th अकाउंटिंग ईयर होता है, सेक्शन नंबर 15 जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है कि अब तो आपको देना ही है। ठीक है, लेकिन 6th और 7th पे ये था कि जैसे जैसे इंकर्ड होता है आपको देना होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले के 5 साल में उसको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसको प्रॉफिट इंकर्ड होता है तो ही कैन गिव। यहीं पे 6th और 7th के लिए यही है कि अगर उसको प्रॉफिट इंकर्ड होता है तो आप दे सकते हो, लेकिन सेट ऑन एंड सेट ऑफ वहां पे अप्लाई होता है। 8th ईयर पे ये है कि आपके तो सेक्शन नंबर 15 सेट ऑन एंड सेट ऑफ आप पे अप्लाई होता है। आपको सेक्शन नंबर 15 अगर याद रखना है तो प्लीज जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज दी सेक्शन नंबर 15, इसमें 5 जो है वो एस जैसा दिखता है, तो इसलिए आप याद रख सकते हो कि सेट ऑन एंड सेट ऑफ। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 17 दैट इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट? बोनस। बोनस जो भी पेबल होगा उस एक्ट में। ठीक है, तो जो बोनस है, वेयर एन अकाउंटिंग ईयर एन एम्प्लॉयर हैज पेड द पूजा बोनस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज आल्सो देयर, तो जैसे कोई पूजा हो रही है उसके ऊपर का बोनस दे दिया। ठीक है, कोई कस्टमरी बोनस है, ठीक है, उसके ऊपर का बोनस दे दिया, तो वहां पे लिखना पड़ता है उनको कि हमने यहाँ पे पूजा करवाई थी और उस चीज के ऊपर हमने उनको बोनस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिख दिया ना तो क्या होगा कि वो वहां से फिर रिड्यूस कर सकते हैं जब उनको 8.33 इंटू जब वो करते हैं ना बोनस देने के लिए, जो ईयर आता है कि हमें बोनस देना होता है, तो जब वो ईयर आता है तो वो वहां से डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने पूजा में पैसे दिए थे ना आपको, वहां से हम यहाँ से इतना डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वो चीज है, डिडक्शन कर सकते हैं। डिडक्शन ऑफ द सर्टेन अमाउंट ऑफ द बोनस पेबल अंडर दिस एक्ट। डिडक्शन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट। सर्टेन अमाउंट का मतलब क्या है कि आप समझ लो कि उस अकाउंटिंग ईयर में किसी एम्प्लॉय को फाउंड हुआ है गिल्टी, उसने मिसकंडक्ट किया है या तो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं टू द एम्प्लॉयर, तो वो वहां से भी बोनस को जो है अकाउंट से, उसके अकाउंट से डिडक्ट कर सकता है। Now, section number 19, time limit for the payment of the bonus. Very important, PYQ. Okay, PYQ. Star mark कर देती हूँ छोटा सा। All amount payable to an employee by the way of the bonus under this act shall be paid in the cash. Cash में बोला है? Now, अब टाइम लिमिट में अगर एक चीज याद रखनी है कि जब से कोई डिस्प्यूट चल रहा है जो कि पेमेंट ऑफ बोनस की वजह से चल रहा है, अगर कोई डिस्प्यूट किसी अथॉरिटी के पास में, तो वो पेमेंट आपको कितने कितने इसमें करनी है? विद इन अ मंथ। किसको करनी है? एम्प्लॉयर को करनी है, विद इन अ मंथ बोला है। ठीक है, तो वन मंथ आप लेके चल सकते हो, क्वेश्चन आया हुआ है तो आप 1 मंथ ही आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है कि इन अदर केसेस विद इन द पीरियड ऑफ द 8 मंथ्स। 8 मंथ्स कोई डिस्प्यूट नहीं है, कुछ नहीं है, अकाउंटिंग ईयर जो है क्लोज हो गया है, तो विद इन द 8 मंथ्स, उस अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने से विद इन द 8 मंथ आपको पे करना है। ये दोनों भी पीवाईक्यू है। सेक्शन नंबर 21, रिकवरी ऑफ द मनी, सॉरी, रिकवरी ऑफ द बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। आप समझ लो कि एम्प्लॉयर जो है उसका कोई एम्प्लॉय जो है उसका कोई पैसा जो है वो एम्प्लॉयर के पास में ड्यू रखा हुआ है, कोई सेटलमेंट के कोई हिसाब से आया था, कोई अवार्ड के हिसाब से आया था, जो बोनस के लिए आया था। ठीक है, वो अब एम्प्लॉय जो है उसकी समझ लो या तो डेथ ऑफ द एम्प्लॉय हो चुका है, या एम्प्लॉय ने जो असाइनी दी थी, कोई हायर्स दिया था, जो भी दिया था, उस वो एम्प्लॉय जाएगा किसके पास? मेक एन एप्लीकेशन टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में जाके एप्लीकेशन लिखेगा, और सच अथॉरिटी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देती है वहां से उसको इश्यू होगा सर्टिफिकेट फॉर दैट अमाउंट टू द कलेक्टर। कलेक्टर के पास जाएंगे, बताएंगे कि ये पैसे हैं जो कि इसके पास ड्यू है, तो आप हमें बताइए कि अभी कैसे करना है, तो वो सर्टिफिकेट उसको मिलता है। उसके बाद में अगर वो सेटिस्फाई है तो वो सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, जो कि कलेक्टर के पास जाना है जहां से हमें अमाउंट मिलता है। प्रोवाइडेड दैट एवरी सच एप्लीकेशन शॉल बी मेड विद इन द 1 ईयर। ये एकदम डीप डाउन क्वेश्चन है, डेफिनेटली आएगा।
ठीक है, ये आ भी चुका है वैसे। लेकिन आप भी क्या याद रखना है आपको कि अगर कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो आपको कितने साल के अंदर बनानी है, 1 ईयर के अंदर बनानी है। इसे हाईलाइट कर देती हूँ, लिखना है, ठीक है, ये तो लिखना ही है। ये 8 मंथ्स भी लिखना ही है, 1 मंथ भी लिखना ही है, और ये विद इन द ईयर भी लिखना ही है। उसके बाद में द डेट ऑन विच द मनी बिकम्स ड्यू टू द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉय, जब उसके वो पैसे उस पे ड्यू हो गए थे एम्प्लॉयर पे, तब एम्प्लॉय को एप्लीकेशन लिखनी है उसके विद इन 1 ईयर के, ठीक है, विद इन 1 ईयर में उसको एप्लीकेशन लिखनी है टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो अथॉरिटी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बिठाई है, ठीक है। और उस सेट पीरियड ऑफ द 1 ईयर के अंतर्गत उसको यहाँ पे उसको मिल जाना चाहिए, क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स मिलने चाहिए। लेकिन लेकिन समझ लो कि एक्सपायर हो गया, मतलब प्रोवाइडेड दैट फर्दर एनी सच एप्लीकेशन मे बी एंटरटेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड डेट। मे एंटरटेन मतलब कि अगर आपने कोई अच्छे से हमें सफिशिएंट रीजन दे दिया है कि आपने उस वक्त एप्लीकेशन क्यों नहीं बनाई, तो आपका एंटरटेन किया जा सकता है कि हाँ हम आपके एप्लीकेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके फाइन हम कर सकते हैं ऐसा, तो वो एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया रिकवरी ऑफ बोनस, दैट इज विद इन द 1 ईयर, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट अंडर दिस एक्ट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बोनस में या कहीं पे भी, तो वो डिस्प्यूट किसके पास जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत जो अथॉरिटीज है, जो कोर्ट है, जो अथॉरिटीज बिठाई गई है एज फॉर दिस, तो वो उनके पास जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि सेक्शन नंबर 26 मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर एंड द रिकॉर्ड्स कौन करता है, एवरी एम्प्लॉयर करता है, जो भी है सारे एम्प्लॉयर ही रिकॉर्ड्स देखेगा, रजिस्टर मेंटेन करेगा, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेगा। तीसरी चीज ये है कि सेक्शन नंबर 27 इंस्पेक्टर कौन बिठा रहा है, इंस्पेक्टर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आ रहे हैं हमें इंस्पेक्टर दे रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑफिशियल इसमें होता है, डिफाइन करते हो उनके लिमिट्स को विद इन विच वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज को, ठीक है, अपने अथॉरिटीज को, इंस्पेक्टर। So with that, payment of bonus act यहीं पे complete होता है. So please do let me know what more videos I can bring for you, and do subscribe and do like and let me complete more of videos for you. So thank you so much and have a very wonderful day. Bye bye.